Good morning, students. Today's our topic is uniform circular motion. When an object follows a circular path at a constant speed, then motion of object is called uniform circular motion. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से कोई सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मोशन करेगा तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे पास मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट है, इस तरह से सर्कल के फॉर्म में पाथ फॉलो कर रहा है। जब वो सर्कल की फॉर्म में पाथ फॉलो करेगा तो उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज़ v। वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड हमने उसकी कितनी ली है? v। ये हमने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ले ली, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में ड्रा किया है। ये जो वेलोसिटी उसकी लग रही है, ये हमारे पास टेंजेंट की हेल्प से हम बता रहे हैं। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी अब लग रही है ये सर्कल के टेंजेंशियल लग रही है, टेंजेंट पर लग रही है। जो वेलोसिटी टेंजेंट पर लगती है, अगर उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लेंगे तो वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। ये तो हमारे पास जो जे वाला एक्सेलरेशन लग रहा है, इस एक्सेलरेशन को इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी की वजह से लग रहा है। जो वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। एक तो जे वाला एक्सेलरेशन लगेगा इसके ऊपर, दूसरा बच्चे इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लगेगा। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से लगता है वो एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कल में टुवार्ड्स दी सेंटर होता है। ये सर्कल का सेंटर है। अब जो एक्सेलरेशन इसके सेंटर की तरफ लग रहा है, देखो सेंटर की तरफ मैंने लगाया, ये जो एक्सेलरेशन इसके सेंटर की तरफ लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, और हम इसको नॉर्मली एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने 2 पॉइंट आपको बताई हैं कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से लगता है उसको तो हम टेंजेंशनल एक्सेलरेशन, ए टी मीन टेंजेंशनल एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन, ए एल से बोल दो। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, और आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। सेंट्रीपिटल को हम लिखेंगे ए सी से, सी मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो वाला एक्सेलरेशन है जो हमारे पास सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ये रहा सर्कल का, इस रेडियस के अलोंग लगेगा जो एक्सेलरेशन उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट टर्म बच्चे इसके अंदर है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगेगी? जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से लगेगी उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट के सर्कल की फॉर्म में घूमने के लिए? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कल में घूम रहा है इट मीन्स उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही है जो उसको सर्कल की फॉर्म में घुमा रही है। अगर वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करेगी तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में भी रिवॉल्व नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ सर्कल में रिवॉल्व कर रही है इट मीन्स उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल की फॉर्म में घुमाने के काम आती है और जो इसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमने इसकी डेरिवेशन निकालनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है वो निकालेंगे। सबसे पहले बच्चे इसमें हमने डायग्राम ड्रा करनी है। हमने मान लिया जैसे कि ये डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है। पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर था, उस जब पी पर था तब उसका टाइम क्या था टी। सिमिलर वे में मैंने जहाँ डायग्राम बनाई हुई है बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच गया क्यू पॉइंट पर। जब वो क्यू पॉइंट पर है तो टाइम कितना हो गया टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम तो लगा होगा जहाँ तक पहुँचने के लिए। अब P से Q तक उसने ये जो डिस्टेंस ये जो आर्क उसने कवर की है इसके लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? Q तक टाइम जो था T प्लस डेल्टा टी है, P पर टाइम कितना था T, तो T को जब माइनस करेंगे हमारे पास टोटल टाइम कितना बच गया इस आर्क के लिए डेल्टा टी। तो मैंने यही लिखा है इस आर्क के लिए टाइम कितना है डेल्टा टी, और ये जो आर्क की लेंथ है इसकी डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एस। अब आगे हमने इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था एट पॉइंट पी, जब पॉइंट पी पर था ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी मैंने जहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करके रिप्रेजेंट की है। इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v1 एंड क्यू पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी जहाँ पर टेंजेंट ड्रा करके रिप्रेजेंट की है ये वेलोसिटी क्या है v2। अब हमारे पास जो v1 एंड v2 है जो p एंड q पॉइंट की वेलोसिटी है इसके सिमिलर वे में मैंने एक ट्रायंगल लॉ लगाया है जिसमें हम सिमिलर डायग्राम ड्रा करेंगे। देखो p पॉइंट है, p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस तरह से लग रही थी अपवर्ड। पी पॉइंट वाली वेलोसिटी मैंने अपवर्ड इस तरह से बनाई, सिमिलर इसके पैरेलल बना दी है देखो इस वे में, ठीक है। एंड जो क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी लग रही थी वो इस साइड पर लग रही थी, तो मैंने इसके पैरेलल ए पॉइंट से वेलोसिटी इधर लगा दी v2। हमने ये दोनों डायग्राम बना ली बच्चे इसकी हेल्प से। पी पॉइंट की वेलोसिटी हमने इधर ली है, इसके पैरेलल मैंने जे ले ली, ठीक है। क्यू की वेलोसिटी इधर लग रही है, क्यू की वेलोसिटी मैंने इधर लगा दी, ठीक है। तो जे हमारे पास वेलोसिटी थी पी की वेलोसिटी v1 एंड क्यू की वेलोसिटी क्या थी v2। अब इसमें से हमने मान लिया कि जो हमारे पास एक वेलोसिटी का वेक्टर आ रहा है वो इस साइड आ रहा है क्योंकि मैंने ट्रायंगल लॉ इसके ऊपर यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी वेक्टर इस साइड जा रहा है, बी से सी वेक्टर मैंने इस साइड मान लिया, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एरोज उनका प्लस होगा, जो अपोजिट साइड में जे जा रहा है इसका क्या हो जाएगा
इक्वल आ जाएगा। जो साइड्स में एरोज सेम साइड में जाते हैं, जैसे जे फॉलो कर रहा है, उनको प्लस करके जो अपोजिट साइड में जाता है उसके इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी वैक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। हमने इसमें से बी सी वैक्टर निकालना है, तो ए बी वैक्टर उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए सी वैक्टर की वैल्यू क्या है, b2 वो लिख दी। ए बी वैक्टर की वैल्यू क्या है, b1 वो लिख दी। और बी सी हमें क्या बता रहा है, b2 माइनस b1 क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बी सी वैक्टर हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको मैंने किससे लिख दिया है, डेल्टा बी सी। तो हमने इसकी हेल्प से जहाँ पर ट्रायंगल लॉ यूज़ कर लिया। अब इस डायग्राम से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, सिमिलैरिटी का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने पहले ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल क्यू ओ पी, जे वाला ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ। इसमें बच्चे देखो, जे पॉइंट भी मैंने आर लिया है, जे भी आर लिया है। आर मीन्स रेडियस, क्योंकि जे भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल का रेडियस तो सेम होगा हर एक पॉइंट पर, तो इसीलिए मैंने दोनों को आर से रिप्रेजेंट किया है। अब ट्रायंगल क्यू ओ पी में मैं साइड्स वाला क्राइटेरिया लगाया, देखो ओ क्यू साइड अपॉन ओ पी साइड, देखो रेशो में ले ली मैंने दोनों साइड्स। देखो जे साइड की वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, पुट की, कैंसल आउट किया तो कितना आ गया, 1। सिमिलर वे में दूसरी ट्रायंगल हमने ली है, इसी में से जो ड्रा कर कर बनाई है जहाँ से, वो क्या ली है हमने, सी ए बी। इसमें से हमने क्या लिया, सी ए साइड, देखो इसके पैरेलल जे साइड b1 वेक्टर आ रहा था ना, तो हमने इसके साइड से जहाँ से ले ली सी ए साइड अपॉन ए बी साइड, ट्रायंगल में से लिए सी ए अपॉन ए बी, क्योंकि ट्रायंगल बच्चे हम सी ए बी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले जहाँ पर क्यू ओ था, जहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ए। फिर इसके बाद इसके दो साइड्स क्या आ गई, ओ पी, तो इसकी बाद वाली साइड्स क्या आ जाएंगी, ए बी। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, सी ए अपॉन ए बी। सी ए की वैल्यू क्या है, b2 जहाँ से लिखी, ए बी की वैल्यू क्या है, b1। बट हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो b1 एंड b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो हमारे पास हमने ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाकर इसकी रेशो निकाल ली दोनों ट्रायंगल से, क्यू ओ पी एंड सी ए बी से। अब इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, क्यू ओ पी का एंगल कितना है भाई, क्यू ओ पी, जे मैंने एंगल लिया है डेल्टा थीटा, जितना एंगल जे सेंटर के सेंटर पर बना रहे हैं सर्कल पे। और सी ए बी में एंगल कितना लिया हुआ है मैंने, डेल्टा थीटा। वो एंगल कैसे लेना है वो देखो। अब उसके लिए देखो बच्चे, जे टेंजेंट है इसका एंगल कितना है, 90। जे टेंजेंट है इसका एंगल भी कितना है, 90। और जे सेंटर में जो सर्कल के बनाया हुआ एंगल, जे हमने कितना लिया है, डेल्टा थीटा। जे एक क्वाड्रिलेटरल बन गई हमारे पास, जो हमारे पास जे बन गया सेंटर का सारा पार्ट, जे क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। जे ऑपोजिट साइड जे 90, जे 90 180, तो जे निकल गया। जे एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो जो जे वाले दोनों एंगल बच गए, इनका सम भी तो टोटल कितना होगा, 180। इसमें से एक एंगल डेल्टा थीटा है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना रह जाएगा, 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो इसीलिए हमारे पास जो जहाँ पर जे वाला पोर्शन है, जहाँ पर मैंने जेलो मार्क किया, जे एंगल कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसीलिए हमने ये एंगल डेल्टा थीटा लगाया है। इसी एंगल को मैंने जहाँ पर यूज़ किया है, डेल्टा थीटा से ले। अब इसमें से वैल्यू यूज़ करेंगे हम।
देखो क्यू ओ पी एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। सी ए बी एंगल भी कितना है, अभी निकाल कर बताया, डेल्टा थीटा। अब बच्चे इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि दो दो तो उसकी साइड सेम है, क्यू ओ एंड क्यू पी, इस ट्रायंगल में क्यू एंड क्यू पी साइड सेम है, इसमें सी एंड ए भी सेम है, और एक इन दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो हम इसके ऊपर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि दो साइड सेम है, इसमें एक एंगल सेम है। तो हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ किया, जिसकी हेल्प से हमने क्या लिख दिया, इस ट्रायंगल को दोबारा यूज़ करेंगे, क्यू पी अपॉन ओ पी। दो साइड्स ले ली इसकी, क्यू पी अपॉन ओ पी, क्योंकि अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर। सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। अब क्यू पी अपॉन ओ पी साइड लगा दी सिमिलर वे में, क्योंकि जहाँ पर क्यू पी था तो इस साइड साइड कौन सी आ जाएगी, सी बी। देखो जे इसके इस साइड आ रही थी, इसके सिमिलर जे साइड कौन सी है, सी बी। इसके ओ पी के सिमिलर साइड कौन सी है, ए बी। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू पी या पी क्यू इज सेम थिंग। ओ पी की वैल्यू क्या है, आर लिख दी। सी वी की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी जहाँ पर, डेल्टा वी। ए वी की वैल्यू क्या है, ए वी इज, जहाँ पर वेलोसिटी v1 बता रहा है, बट हमने क्या बताया था कि स्पीड क्या रहती है इसकी, सेम स्पीड सेम रहेगी, तो हमने इसको b से रिप्रेजेंट कर दिया। जे पार्ट हमारे पास बन गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर थीटा हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जे वाला पार्ट डेल्टा थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, जे पार्ट हमारे पास इस तरह से है, हमने कह दिया कि जे पार्ट स्मॉल है। अगर जे स्मॉल है, इसको छोटा कर रहे हैं, तो जे इस तरह से आ जाएगा। इसके बीच में जो साइड थी इस तरह से हमने डॉटेड लाइन से लगाई हुई है, तो ये साइड जैसे जैसे थीटा को हम स्मॉल करते जाएंगे, ये जो आर्क है इसके बाहर वाली, ये जो आर्क है एंड जो ये इसके अंदर कोड है, इनकी लेंथ नियर अबाउट सेम हो जाएगी अगर हम थीटा को क्या कर देंगे, वेरी वेरी स्मॉल। अगर इसको वेरी वेरी स्मॉल करेंगे तो हमारे पास जो पी क्यू की वैल्यू है, देखो पी क्यू हमारे पास जे वाली वैल्यू ली थी हमने डॉटेड लाइन से, तो ये हमारे पास आर्क की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। अगर हम थीटा को स्मॉल कर देंगे तो आर्क की वैल्यू हमने कितनी ली थी, डेल्टा एस। इसीलिए पी क्यू की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगी, डेल्टा एस अपॉन आर, सेम एज इट्स लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसमें से डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए तो बी इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन का हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लेना है, तो इसीलिए हमने क्या लिया, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड ले लिया है। अब लिमिट क्या करनी है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पर टेंडर्स टू जीरो, इस साइड भी लगा दी मैंने, इस साइड भी लगा दी, दोनों साइड पर लिमिट टेंडर्स टू जीरो। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसको मैंने ए लिख दिया, बी अपॉन आर एज इट्स। चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू मैंने बी पुट कर दी। बी इंटू बी क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आई, जो जहाँ पर नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमें पता है कि बच्चे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू ओमेगा आर। बी जहाँ पर वेलोसिटी है, ओमेगा जहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमारे पास हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा आर, क्योंकि बी स्क्वायर है तो जहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है कि मान लो आप सर्कल में एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, उसके एक सर्कल कंप्लीट किया आपने, उसके लिए जितना टाइम आपको लग रहा है एक रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए, एक पूरा सर्कल करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से लिखा जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने सर्कल कंप्लीट कर देगा।
तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को टी से लिखा है हमने, डिस्टेंस कितनी है, अगर एक सर्कल है, सर्कल की डिस्टेंस कितनी होगी, उसका एक पेरीमीटर, उसकी वैल्यू क्या होती है 2πr। क्योंकि इसका रेडियस r स्मॉल r लिया है तो मैंने 2πr ले लिया, 2πr अपॉन टी। अब इसमें टी है, टी मतलब क्या है 1/t। 1/t की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको 1/t को क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2πr न्यू। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr न्यू। अब इसकी वैल्यू हम एक्सेलरेशन में पुट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर। जे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर कितनी आ जाएगी 2πr न्यू की स्क्र। इसके स्क्र को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4π² r² न्यू स्क्र अपॉन आर। एक आर के साथ आर कैंसिल आउट हो जाएगा जहाँ पर, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी।